नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज हम जो 7 तारीख को जो पेपर है उस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बीए फाइनल ईयर वालों के लिए अगर आप रीट की पेपर या सेकंड ग्रेड का पेपर या एग्ज़ाम जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बीए के जो नंबर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज की दृष्टि से और इसमें नंबर लाना बहुत नेसेसरी है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सभी क्वेश्चन के अगर वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और लंबा वीडियो से क्या होता है कि जो कंटेंट तो मिल जाएगा लेकिन इतना डाटा आपके माइंड में सेट हो जाएगा या इतना डाटा आ जाएगा कि वो कचरा बन जाएगा। इसीलिए हम फिक्स क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज में, तो मैं बताऊँ इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और 14 नंबर, 17 नंबर, 18, 19, 20, 21 और 24। तो इनमें से हम केवल और केवल 6 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उन पर ही चर्चा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन पे वीडियो बनाया जा चुका है, जबकि मैं यह वीडियो बाद में बना रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का वीडियो, तो आप इस बात को भी नोट करना। अब हम सीधे ही चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन के बारे में हम कम चर्चा करेंगे, जबकि जो लंबे वाले वीडियो जिनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं और चांसेज है 100% उन्हीं में से आएंगे, तो हम उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, चलो आज हम तीसरे क्वेश्चन पे अभी, क्योंकि 2 क्वेश्चन है जो फर्स्ट और सेकंड उसका वीडियो पहले बन चुका है, वो आपको इसी में मिल जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन का वीडियो है और टेक्निकल प्रॉब्लम और कंटेंट की वजह से मुझे बाद में रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज हम इस वीडियो में जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो है इंडिया ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट आएगा। ये हमने इसके 2 पार्ट है वो पहले कर चुके हैं, जिनके जो लिंक है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनके वीडियो। और इसके अलावा अपने चैनल पे MDSU एग्ज़ाम नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे कॉलेज के सभी एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की है वो वीडियो बनाए हुए हैं। तो उनमें से क्वेश्चन आए थे, अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर हर पेपर में आए हैं मेरे वीडियो में से 90% क्वेश्चन आए हैं हर वीडियो में, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें से आपके 90% क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। एक हिंदी साहित्य का पेपर था, उसकी बात बताऊं मैं आपको, तो मेरे देखो सब्जेक्ट में है नहीं हिंदी साहित्य, तो फिर भी मैंने उसको 2 दिन तक पढ़ा, टॉपर से बात की, उसके पिछले साल के जो पेपर थे उनको देखा और स्पेशली मग्गा राम की उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, तो वो भी मैंने अच्छा बनाया था। उसमें से 60% नंबर कवर हो रहे थे, 60 नंबर के सवाल थे वो कवर हो रहे थे। तो आप खुद देख सकते हैं मैं कितनी वो है 2-4 बार पेपर देखता हूँ, 2-3 साल के, 4 साल के, उसके बाद में वीडियो बनाता हूँ। तो आप खुद से देख लीजिए जो पिछले पेपर हुए हैं उस आधार पर। बाकी वीडियो आप पूरा देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है वो भी आप देख लेना। चलो अब आज हम स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं निम्नात्मक प्रश्न एवं उत्तर। और मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं बनाया मैंने, ये नॉलेज की दृष्टि से बना रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की जो डेट है वो बहुत आगे है। अभी 7 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है इसकी, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और मैं बीच बीच में से बताता रहूँगा कि यह क्वेश्चन कौन सी एग्ज़ाम में आया हुआ है, चाहे UP PCS हो, चाहे कौन सी भी हो, स्टेट PCS हो, जितने भी आए हुए हैं उन सब के बारे में बता दूंगा। और जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं एक कंपटीशन की दृष्टि से भी और कॉलेज एग्जाम की दृष्टि से, तो वो भी आपको साथ के साथ में बता दिया जाएगा। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं दक्षिण एशिया इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के संदर्भ में भारत की भौगोलिक स्थिति का तुलनात्मक विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण एशिया, अब दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो वो देखिए जैसे पाकिस्तान आता है, भारत आता है, श्रीलंका आता है, म्यांमार आता है। और दक्षिण पूर्व के देश में तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया भी हम मान सकते हैं। और इस प्रकार की ये देश है, आप मैप में इस प्रकार की देखना कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देश जो है चाइना, पाकिस्तान, भारत, वो इसी दक्षिण एशिया में आते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है भौगोलिक स्थिति की।
जनसंख्या की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो देखिए भारत की स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इसके बीच से होकर निकलती है, जो कि देश को महाद्वीपीय और उष्णकटिबंधीय नामक वृहद जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से होकर निकलती है। इससे पूर्व और पश्चिम के भागों के समय प्रति देशांतर 4 मिनट का अंतर रहता है। ग्रीनविच रेखा से यह देश की प्रामाणिक समय देशांतर रेखा भी है। अब यहाँ पे देखिए जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम ग्लोब में डिवाइड करते हैं 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से, तो ऊपरी वाला भाग है वो उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। जस्ट देखिए ये इस प्रकार को हम गोलार्ध से समझते हैं। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, या दक्षिणी गोलार्ध हो गया, यहाँ पे भारत स्थित है। और यह इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध इधर का। तो यहाँ पे भारत स्थित है 23 डिग्री पे स्थित है। यहाँ पे 0 डिग्री तक नहीं लेके आना है। और यहाँ से निकल रही है वो है पूर्वी डिग्री। पश्चिम देखिए यहाँ से इधर वाला पश्चिम है और इधर वाला पूर्व है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्व है, वहाँ पे भारत की जो है मानक रेखा है। इसके अलावा यहाँ पे 4 मिनट का अंतर है। देखिए यहाँ पे भारत है और यहाँ पे भारत है, तो वहाँ पे 4 मिनट का अंतर है। और यह देश की प्रामाणिक रेखा 82.5 डिग्री है। तो ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो था कि यह जो है ना यहाँ पे जो कर्क रेखा निकलती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, यहाँ पे इनका क्रम पूछा जाता है स्टेट का। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस कर्क रेखा की सबसे समीप राजधानी कौन सी है, सबसे समीप स्टेट कौन सा है, कितने राज्यों से होकर निकलती है, उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना बड़े लेवल में पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, मैप में देखते हुए पढ़ना है। हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। तो देखिए दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। अब देखिए इस क्षेत्र में कौन कौन से देश है। तो देखिए इस क्षेत्र में आएंगे, चलो मैप का ही सहारा लेते हैं हम। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, देखो ये इस प्रकार से एक बार जस्ट समझने की दृष्टि से लेना है। ये यूरोप मान सकते हैं हम, यूरोप और एशिया। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से देश है। पाकिस्तान आ गया, भारत यहाँ पे आ गया, इसके अलावा बांग्लादेश यहाँ पे आ गया, नेपाल आ गया, और श्रीलंका है, भूटान है। तो यह देश है, ये दक्षिण एशिया के देश है। आप मैप में एक बार देख लेना, आपको सब कुछ है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे भारत, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैप से एक ही बार में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, भारत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला तथा भूटान सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लोगों की मानसिकता ये होती है कि नेपाल का क्षेत्रफल भी कम है, लेकिन ऐसा नहीं रखना है। भूटान है वो एकदम यहाँ पे आप देखेंगे ना भारत के मैप में, तो यहाँ पे ऊपर है वो छोटा सा देश है, और बाकी यहाँ पे देखो नेपाल है। तो नेपाल का जो क्षेत्र है वो तिब्बत वाला पठार और यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा भारत है और सबसे छोटा वो भूटान देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, अब देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया के कौन कौन से देश है। ये जो ऊपर वाले थे ये दक्षिण एशिया के थे। अब दक्षिण पूर्वी एशिया के देखिए मैप से ही बता देता हूँ मैं कहाँ पे कौन सा देश है। तो देखिए एक सेकंड थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखना ये भारत का मैप हो गया। इस प्रकार से कुछ आपको समझना। तो देखिए यहाँ से भारत के जो इधर वाला साइड है, अब यहाँ पे बन रहा है दक्षिणी, देखो ये दक्षिणी बन रहा है, ये पूर्वी बन रहा है। तो ये जो जगह है ना ये यहाँ पे चाइना के नीचे वाली और भारत के इधर वाली, तो ये है दक्षिणी पूर्वी। तो यहाँ पे कौन कौन से देश है देखिए, इंडोनेशिया है वो यहाँ पे महासागर में के लगभग है, म्यांमार यहाँ पे है, और थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया, फिलीपाइंस, लाओस, कम्बोडिया, और हांगकॉन्ग यहीं पे है कहीं पे, हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है यहाँ पे बहुत दूर पड़ रहा है वो। और इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला इंडोनेशिया है और सबसे कम वाला सिंगापुर है। जबकि देख एक बात और याद रखना कि सिंगापुर है वो अर्निंग वाला, यानी जो इनकम वाला है ना वो सबसे ज़्यादा इनकम वाला है सिंगापुर, क्योंकि वो जंक्शन पड़ता है महासागर में। तो वहाँ पे जहाज है आते और जाते समय रुकती है पेट्रोल के लिए, खाने के लिए, विश्राम के लिए। तो वो भी आपको याद रखना है। एक बार आप मैप में अच्छी तरीके से देखेंगे कि इंडोनेशिया कहाँ पे है, म्यांमार कहाँ पे है, थाईलैंड कहाँ पे है, वियतनाम कहाँ पे है, मलेशिया कहाँ पे है, फिलीपाइन कहाँ पे है, लाओस कहाँ पे है, कंपूचिया कहाँ पे है, बुर्नी कहाँ पे है, हांगकॉन्ग कहाँ पे है, सिंगापुर देश कहाँ पे है। इनमें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो है इंडोनेशिया का है, वह सबसे कम क्षेत्रफल सिंगापुर का है। अब नेक्स्ट पे देखिए, दक्षिण एशिया के देशों के संदर्भ में भारत की तुलनात्मक स्थिति।
दक्षिण एशिया के देशों में देखिए यहाँ पे अब तुलनात्मक है ना, वो जनसंख्या की दृष्टि से भी करेंगे हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी करेंगे और वन की दृष्टि से भी करेंगे। इनका कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे हम। यहाँ पे कृषि है, खनिज है, तो इस प्रकार हम 5 प्रकार से कंपेयर करेंगे। दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत की जो स्थिति है वो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण एशिया के देशों में भारत का स्थान प्रथम है। अब यहाँ पे बात ये समझना है, जो दक्षिण एशिया देश है वहाँ पे चाइना नहीं आता, तो चाइना के बाद में भारत होता है, जिसका क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 के लगभग होगा, तो लाख वर्ग किलोमीटर। जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल है वो है 8.0 लाख वर्ग किलोमीटर, और बांग्लादेश का क्षेत्रफल है 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर, नेपाल का है 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर, और श्रीलंका का क्षेत्रफल है 0.66 लाख वर्ग किलोमीटर, तथा भूटान का क्षेत्रफल है वो है 0.47 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे कंपटीशन की दृष्टि से तो एक तो ये भूटान का आप याद रखना, इसके अलावा भारत का, और यहाँ पे और तो कौन सा पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे इनका क्रम और सीक्वेंस पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेज है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले, एक सेकंड, सबसे पहले भारत, उसके बाद में है पाकिस्तान। एक बार आप इनको अच्छे से देखना, एक ही बार में याद हो जाएंगे। भारत, पाकिस्तान, फिर है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में है नेपाल, और नेपाल के बाद में है श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद में है भूटान। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये कोड बन रहा है। इस कोड को एक बार याद कर लेंगे आप, BPBNSB। अब एक बार आप खुद से बोलो, BPBNSB। बी का हो गया भारत, पी का पाकिस्तान, यहाँ पे आई लिख लेना तो और भी अच्छा रहेगा, IPBNSB। तो यहाँ पे देखिए, आई का इंडिया, पी का पाकिस्तान, बी का बांग्लादेश, एन का नेपाल, एस का श्रीलंका, बी का भूटान। याद हुई कि नहीं हुई? एकदम इजी तरीके से याद कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पे चलते हैं, जनसंख्या। तो देखिए जनसंख्या ना 2021 की है, वो आने वाली है, तब तक आप 2011 की जनसंख्या ही देखिए। तो जो भारतीय जनसंख्या वो 121 करोड़ है, जबकि 2001 में जो जनसंख्या थी वो थी 102 करोड़ थी। जबकि उस समय पाकिस्तान की जनसंख्या 15.60 करोड़, बांग्लादेशी संख्या 12.8383 करोड़, नेपाल की जनसंख्या 2.43 करोड़, श्रीलंका की जनसंख्या 1.88 करोड़, और भूटान की जनसंख्या वो 0.20 करोड़ है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या दक्षिण एशिया के अन्य देशों की जनसंख्या से बहुत अधिक है। यह जो है ये सेम टू सेम क्षेत्रफल वाला आंकड़ा ये बन रहा है। आप क्षेत्रफल में और जनसंख्या में देखेंगे तो सेम ही आंकड़ा बन रहा है। इनका घटता क्रम और बढ़ता क्रम पूछे जाने की बहुत चांसेज है। अब देखिए वन कौन से देश में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कहाँ पे है, तो देखना आप सब के सब। वन, भारत में वन क्षेत्रफल संपूर्ण भूमि का 19.27% है। पाकिस्तान में वन क्षेत्र भूमि क्षेत्र का 4.8% है। पाकिस्तान में वन क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र का 4.8% है। बांग्लादेश में वन क्षेत्र कुल भूमि का 7.4%। नेपाल में वन क्षेत्र कुल भूमि का 35.2%। श्रीलंका में वन क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र का 27.8% है। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, इस वन की दृष्टि से जो भारत है वो पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे 19.27% है। जबकि सर्वाधिक है वो है नेपाल। नेपाल का देखिए यहाँ पे आप 35.2%। यह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना तो इतना टफ बनेगा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि नेपाल का जो वन क्षेत्र है वो दक्षिण एशिया के जो देश है वहाँ पे सर्वाधिक है, और सबसे कम किसका है तो वो है पाकिस्तान का 4.8%। तो आप याद रखना, पाकिस्तान है वो वन नहीं लगाता, जबकि जो नेपाल है वो निर्दोष है, वो पेड़ लगाता है, प्रदूषण नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, तो वहाँ पे हम चलेंगे कृषि पे कि कौन से देश में कृषि होती है ज़्यादा, कौन से में नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ कि यह जो बुक है ये आप कंपटीशन की दृष्टि से भी आप ले सकते हैं इन्हें, और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी आपके लिए कंपटीशन में ये आना। आपका अगर आपने एक बार इंडिया ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लिया, फिर इस वीडियो देख लिया तो आपको मज़ा आ जाएगा, और पहले वाले 2 पार्ट देखेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। कृषि देखिए तो भारत में 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती है, जिन्हें रबी, खरीफ और उनाहालू कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए भारत में 3 प्रकार की खेती की जाती है, रबी, खरीफ और उनाहालू। उनाहालू फसल से यहाँ पे तात्पर्य जायद की फसल से हैं। यहाँ प्रमुख रूप से चावल, कहवा, गेहूँ, गन्ना, कपास,
नारियल, मूंगफली, चाय का उत्पादन होता है। तो भारत में यह प्रमुख उत्पादन होता है। पाकिस्तान गेहूं, चावल और गन्ने में आत्मनिर्भर है। इसकी प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, आलू, मक्का, संतरे, प्याज है। यहाँ पे देखिए सब इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। एक जूट का उत्पादन आप देख सकते हैं बांग्लादेश में सर्वाधिक होता है। और जूट का उपयोग देखेंगे आप तो रस्सियाँ बनाने में, बोरे बनाने में, बैग बनाने में वहाँ पे किया जाता है जूट का। और जूट को क्या कहा जाता है? सोना कहा जाता होगा, सफ़ेद सोना। तो वो भी आप देख लेना। काला सोना किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेपाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, गन्ना, मक्का, गेहूँ, आलू आदि है। तो नेपाल की प्रमुख फसलें भी लगभग सेम ही है। अब हम बात करें श्रीलंका की प्रमुख फसलें। श्रीलंका की प्रमुख फसलें हैं चावल, नारियल, गन्ना, चाय, कहवा, रबर, आम आदि है। भूटान में पैदा होने वाली मुख्य फसलें संतरा, चावल, मक्का, गन्ना, आलू, सेब आदि है। यहाँ पे कंपटीशन की दृष्टि से बांग्लादेश में जूट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके उपयोग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आइए, खनिज पे आ जाते हैं हम। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला, लोहा अयस्क, लिग्नाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, लाइमस्टोन, नमक, यूरेनियम, डोलोमाइट, चांदी आदि है। भारत में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो कोयला, क्रोमाइट, लाइमस्टोन, जिप्सम रॉक, नमक, डोलोमाइट, चाइना क्ले, फायर क्ले, बॉक्साइट, सल्फर, मार्बल, फ्लोराइट आदि है। बांग्लादेश में आप देखिए लिग्नाइट और लाइमस्टोन है। नेपाल में लाइमस्टोन, नामक, टेलकम, लिग्नाइट और मैग्नीसाइट है। श्रीलंका का प्रमुख खनिज ग्रेफाइट है। यहाँ के अन्य खनिज इल्मेनाइट नामक आदि भी है। भूटान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, स्लेट, ग्रेफाइट, सीसा, तांबा, कोयला, जिप्सम, बेरियल, अभ्रक आदि है। यह तो देखिए इनकी कंपेयर हो गई तुलनात्मक दृष्टि से। अब देखिए वापस और क्या देखते हैं हम। अब हम देखेंगे इनकी दक्षिणी पूर्वी एशिया में। अभी देख रहे थे हम दक्षिणी एशिया के देशों में, अब दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में। अब वहाँ पे हम करेंगे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, कंबोचिया, इन सब का क्षेत्रफल देखेंगे, इनका कंपेरिजन देखेंगे। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में इंडोनेशिया का क्षेत्रफल 19.19 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये सेकेंड टॉप पे है इंडोनेशिया। म्यांमार का क्षेत्रफल है 6.78 करोड़ लाख वर्ग किलोमीटर। थाईलैंड का है 5.14 लाख वर्ग किलोमीटर। वियतनाम का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप इनके सबके क्षेत्रफल देख लेना। सबसे कम किसका है? सिंगापुर का है, जबकि जो सिंगापुर है इनकम में सर्वाधिक सर्वाधिक बड़ा है, सर्वाधिक इनकम होती है। जनसंख्या में देखिए तो भारत का कोई मुकाबला कर नहीं सकता जनसंख्या में। भारत की जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार 121.02 करोड़ थी। इंडोनेशिया की जनसंख्या 2002 में 21.2 करोड़ म्यांमार की जनसंख्या थी। म्यांमार की 4.93 है। वन भारत में कुल वन क्षेत्र का देखिए, वन से हम कंपैरिजन करते हैं। और क्वेश्चन बहुत लंबे बन रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, तो आप वीडियो पूरा देखिए, बाकी समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। भारत की कुल वन क्षेत्र भूमि, संपूर्ण भूमि का 19.27% भाग पे क्या है? वन भूमि है। इंडोनेशिया में कुल वन क्षेत्र कुल भूमि का 60.6% है। म्यांमार में कुल वन क्षेत्र भूमि का 41.3% है। थाईलैंड, लाओस में वन क्षेत्र कुल भूमि का 53.9% है। कंबोडिया में यह कुल भूमि का 55.7% है। सिंगापुर में यह कुल भूमि का केवल 4.3% है। इस प्रकार भारत में संपूर्ण भूमि के बहुत कम क्षेत्र पर वन है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसकी कुल भूमि के 60.6% भाग पर वन है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, भारत के भूमि के बहुत कम क्षेत्रफल पर वन है, तो ये चिंताजनक बात है। यहाँ पे कृषि में देखिए तो कृषि में सब कुछ ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो हम देख लेते हैं। इंडोनेशिया में प्रमुख रूप से चावल, गन्ना, नारियल, कहवा, केला, पाम ऑयल, प्राकृतिक रबर, गोभी, आलू, सूखी बीन्स, आम, पपीता, अनानास आदि अनेक फसलों की कृत्रिम की जाती है। इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में विश्व का प्रथम बड़ा उत्पादक देश है। थाईलैंड में प्रमुख रूप से चावल, गन्ना, कहवा, प्राकृतिक रबर, अनानास, केला, नारियल, ओम, सोयाबीन, प्याज आदि अनेक फलों का उत्पादन होता है। थाईलैंड प्राकृतिक रबर में अनानास उत्पादन में विश्व का
प्रमुख उत्पादक देश है। फिलीपींस में प्रमुख रूप से गन्ना, नारियल, चावल, मक्का, केला, गिरी, अनानास आदि फसलों का उत्पादन होता है। लाओस में प्रमुख रूप से गन्ना, मक्का, मीठा आलू, कहवा, अनाज, तरबूजा, खरबूजा। खनिज में देखिए तो खनिज में तो यही नॉर्मल खनिज है, बॉक्साइट, क्रोमाइट, लिग्नाइट, तांबा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, लाइमस्टोन, नमक, यूरेनियम, डोलोमाइट, चांदी आती है। इंडोनेशिया में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज देखिए, क्योंकि अभी हमें ना दक्षिणी पूर्वी के देशों के सभी देशों की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए इंडोनेशिया में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला, कोब, निकल, नमक, बॉक्साइट है, लोहा, चांदी, सोना अथवा टिन है। यहाँ सर्वाधिक खानी कोयले का होता है। म्यांमार में देखिए, म्यांमार में प्रमुख रूप से सांद्र जिंक, निकल, एंटीमोनियल, लीड, शोधित शीश, टिन, सांद्र टंगस्टन, परिष्कृत चांदी, सोना, परिष्कृत टिन धातु, सांद्र तांबा, कठोर कोयला, लिग्नाइट खनिज आदि पाई जाती है। थाईलैंड में देखिए, थाईलैंड में प्रमुख रूप से टिन, अयस्क, वोल्फ्राम, स्केलाइट, एंटीमनी, कोयला, तांबा, सोना, लोहा, शीशम, मैग्नीज, चांदी, माणक, जस्ता, लाइमस्टोन, लिग्नाइट, जिप्सम आदि खनिज पाए जाते हैं। मलेशिया में प्रमुख रूप से बॉक्साइट, लोहा, अयस्क, सांद्र तांबा, टिन, कोयला आदि खनिज पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। फिलीपींस में प्रमुख रूप से, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन नहीं रहा। फिलीपींस में प्रमुख रूप से कोयला, निकल, अयस्क, तांबा, सिलिका, नमक, क्रोमाइट, सोना, चांदी, रोप, फास्फेट, सैंड एवं ग्रेवल आदि पाई जाती हैं। लाओस में प्रमुख रूप से जिप्सम, चट्टानी, नमक, टिन तथा कोयले आदि खनिज पाए जाते हैं। जिप्सम का खनन सर्वाधिक होता है। कहाँ पे होता है जिप्सम का खनन? है वो राजस्थान, वहाँ पे सर्वाधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के भौतिक विभागों को देखिए। भारतीय भौतिक विभागों को 4 भागों में बांटा गया है। पहाड़ी मैदान है, पर्वतीय मैदान है, रेगिस्तानी है। तो इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया। तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ा जल्दी से देखते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप बहुत ही विषम है। उसमें पर्वत, पठार और मैदान सभी उच्चावचीय भिन्नताएं विद्यमान है। लाखों वर्ष पूर्व ये परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उच्चवचीय के वर्तमान लक्षणों का विकास हुआ। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर वलित, 18.6% भाग पर पहाड़ी, 27.7% भाग पर पठार, 43% भाग पे समतल मैदान फैले हुए हैं। इन विविध धरातलीय स्वरूपों तथा ऊंचाई के आधार पर भारत को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का बड़ा मैदान, दक्षिण का पठार तथा तटीय मैदान और द्वीप। तो इस प्रकार से इन्होंने डिवाइड भी कर लिए हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए भारत को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए तथा किन्हीं 2 भागों का विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो आज हम जो है भारत के भौतिक विभाग है उनकी व्याख्या करेंगे कि कौन कौन से भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। तो उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये बड़े वाला क्वेश्चन है, ये छोटे वाले क्वेश्चन को भी कवर करेगा और साथ ही ये आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप बहुत ही विषम है। उसमें पर्वत, पठार और मैदान सभी उच्चवाच्य भिन्नताएं विद्यमान है। लाखों वर्ष पूर्व हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उच्चवाच्य के वर्तमान लक्षणों का विकास हुआ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लाखों वर्षों में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण से ये जो अभी फिजिकली दिखाई दे रहा है, जो भौतिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, वो लाखों वर्षों का परिणाम है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर पर्वत। अब जो ये 10.7% भाग पर पर्वत बनी है, ये पर्वतों को बनने में लाखों वर्ष लगे हैं। तो आपको इस प्रकार की पृष्ठभूमि बनानी है कि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़े। नेक्स्ट देखिए 18.6% भाग पर पहाड़ी है। अब पहाड़ी और पर्वत में क्या होता है, पठार में क्या अंतर होता है, वो फिजिकल ज्योग्राफी में हम समझाएंगे। तो 27.7% भाग पे पठार है, 43% भाग पर समतल मैदान फैले हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा है वो प्रदेश फैला हुआ है। तो यहाँ पे यही आएगा, 43% भाग पर समतल मैदान फैला हुआ है। वहाँ पे ऑप्शन में इस प्रकार आएगा कि ए ऑप्शन में पर्वत, ब में पहाड़ी, स में पठार और द में आएगा वो समतल मैदान आएगा।
तो आप समझ लेना, साथ के साथ कंपटीशन की भी तैयारी हो रही है। सर्वाधिक याद रखना और सबसे कम याद रखना। सर्वाधिक है समतल मैदान 43% भाग पे, और सबसे कम है वो है 10.7% भाग पर पर्वत। इन विविध धरातलीय स्वरूपों तथा उच्चावच के आधार पर भारत को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, देखो 4 भागों में बांटा गया। तो देखिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें हिमालय वाला आएगा। उत्तर का बड़ा मैदान जो गंगा यमुना का है। दक्षिण का पठार, जहाँ पे जो हम बोलेंगे वहाँ पे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ वाला है। मालवा का पठार है जो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे बन रहा है ना, जहाँ से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का उद्गम होता है वो प्रदेश। तटीय मैदान और द्वीप, तटीय कौन कौन से, तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब हम बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की। देखिए, भारत के लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। उच्च पर्वतों का एक विस्तृत प्रदेश है। इस पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय पर्वत, काराकोरम पर्वत, लद्दाख का पठार तथा पूर्वांचल का पहाड़ियों का क्षेत्र आदि सम्मिलित है। तो इसमें कौन कौन सा हुआ उत्तर में, देखिए मैंने बताया था जो ट्रांस हिमालय था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके अलावा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जहाँ से उद्गम होता है। आप मैप में अपने माइंड को वो अपने मैप पर घुमाइए। हिमालय पर्वत, देखिए अब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए यहाँ पे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक वृहद चाप के आकार में फैला हुआ है। और जो मैं अभी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो इसके पीछे वजह है कि एग्जामिनर का टाइम भी कम रहा है और वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए है इसे स्पीड से लेना पड़ रहा है। इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ आज लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले टेथिस नाम का सागर लहराता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ कि हिमालय सागर का भूगर्भ क्या था, तो वो टेथी सागर था। इससे पहले वहाँ पे क्या था, टेथी सागर था। और पूर्वगामी नदियाँ थी ये जो है ना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। दो विशाल भूखंडों से घिरा यह लंबा और उथला सागर था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के 2 भूखंड थे। यह आप सभी जानते हैं। टेथी सागर म्यांमार का अभी जो प्राचीन नाम था वो बर्मा था, की वर्तमान सीमा से लेकर पश्चिम एशिया के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। पश्चिम एशिया में जहाँ पे हम स्टेपीज नाम सुना है ना कभी, तो वहाँ तक फैला था। इसका विस्तार पश्चिम में इससे भी आगे था। इसमें अफ्रीका की उत्तरी, पूर्वी तथा मध्य भाग सम्मिलित थे। टेथी सागर की पश्चिमी सीमा वर्तमान दक्षिण अटलांटिक सागर की गिन्नी की पहाड़ी को स्पर्श करती थी। देखिए मैं आपको ना इसका समझा देता हूँ, आप खुद से ना इसको रीड कर लेना। मैं मैप के द्वारा समझाता हूँ, थोड़ा सा मैप बना देता हूँ ताकि ये समझने में आसान रहे हिमालय पर्वत। अब तो यहाँ पे देखिए, आप पॉज करके पढ़ लेना, मैं आगे सरका दूंगा स्लाइड को। तो देखना यहाँ पे था क्या, अफ्रीका। एक बार जस्ट समझने के पर्पज से, यहाँ पे था अफ्रीका। तो देखिए यहाँ पे है अटलांटिक महासागर ऐस की, यहाँ पे है गिन्नी की पहाड़ी। आप अच्छे से समझना, और जो चल रहा है ना ये पेन, वहाँ पे समझना। तो देखिए इससे टूट कर है, यहाँ से टकराया था ये इंडिया। और यहाँ पे जो परत थी, हम प्लेट विवर्तन की बात करेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इनसे टकराया था ना, तो यहाँ से जो टुकड़ा था यहाँ से गोंडवाना लैंड का, वो टुकड़ा यहाँ पे आके पर्वत का निर्माण हो गया और बाकी है ये भारत बन गया। और कहा जाता है कि यह निरंतर इसके अंदर धंस रहा है। तो आने वाले टाइम में है ये भारत भी गायब हो जाएगा करोड़ों वर्ष बाद में। तब तक हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ आ जाएगी, बाकी ये होगा ज़रूर एक दिन। या तो ये इससे दूर हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, पृथ्वी में भी होता रहता है। तो यह आप समझना है आपको। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड है वो 33 महासागर वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। पेनथालासा, पेंजिया, एक महाद्वीप था क्या पेंजिया, उसके चारों ओर क्या था, पेनथालासा। इसका डिवाइड हुआ अंगारा लैंड, और नीचे हो गया क्या, वो हो गया गोंडवाना लैंड। फिर इसके भी टुकड़े हुए जिनमें दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। और जो अफ्रीका वाला पार्ट था वो इससे टकराया तो क्या हुआ था, तभी तो कहा जाता है कि रेगिस्तान से पहले है वो 33 सागर था। और यही कॉन्सेप्ट है वो हिमालय पे लागू होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत अच्छा से समझ में आता है। नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं। समझाते हैं, बस आप रीडिंग खुद कर लेना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर देख लेना। अब देखो यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए अगर हम बात करें तो देखो एक बार मैप बनाता हूँ ना मैं। यहाँ पे देखिए ये है क्या, ये है हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत तो ये है, चलो ठीक है। यहाँ से एक इधर नदी निकलती है, वो निकलती है पूर्वांचल की ओर पहाड़ियों से, यह है ब्रह्मपुत्र। इधर निकलती है क्या, सिंधु नदी। यहाँ से क्या नदी निकलती है, गंगा नदी, यमुना नदी। तो ये यहाँ की नदियाँ हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में, सिंधु नदी भारत पाकिस्तान में, गंगा नदी है वो इधर से जाती है
बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश का जो नवम्बोर द्वीप है वो इन दोनों के बीच में विवादित है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पूरी साल भर तो ये पक्का आपकी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए हिमालय को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे बांटा गया एक तो मुख्य हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। तो जो मुख्य वाली है वो सबसे ऊपर है, उत्तर में है। उसके जो सेकंड में है वो मध्य वाली है, और शिवालिक श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश के पास में, तो वो है। तो अब हम बात करते हैं मुख्य की है, वो मुख्य हिमालय श्रेणी में कौन सी है। तो देखिए यह संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, मुख्य हिमालय श्रेणी है। इसकी औसत चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर तथा ऊंचाई वो 6100 किलोमीटर है। एशिया की 95 चोटियाँ, कुल 97 चोटियाँ, जिनकी ऊंचाई 7,500 मीटर से अधिक है, इसी भाग में स्थित है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसी भाग में स्थित है। इस भाग को अन्य चोटियों कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नापूर्णा और गौरीशंकर तथा नंदा देवी इस पर्वतीय श्रेणी का ढाल दक्षिण की ओर है। तो ये सब है, और इनका जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है। तभी तो नदियाँ वो इधर जो भारत की तरफ आती है, चाइना की तरफ नहीं जाती। यह भी समझना है जो हिमालय है उसका वो उत्तर की दिशा की साइड है वो कम है, जबकि दक्षिण की साइड ज़्यादा है ढालाव, तभी नदियाँ इधर आती है। आगे पढ़िए। गंगा, यमुना तथा उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थान श्रेणी के मध्य भाग में है। इस श्रृंखला की रचना ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि चट्टानों से हुई है। और मुख्य हिमालय पश्चिम में नागा पर्वत से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के समीप नमचा बरवा चोटी तक एक अभेद दीवार की तरह खड़ा हुआ है, जिसको पार करना बहुत कठिन है। मुख्य हिमालय श्रेणी के मुख्य दर्रे बुर्जिल, जोजिला, बारालाचाला, शिबकी, थागला, नीति लिपुलेख, नाथुला व जेलपला है। मुख्य हिमालय श्रेणी के मुख्य दर्रे बुर्जिल, जोजिला। अब देखिए ये दर्रा है ना, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं दर्रा, तो इसको ना वो वहाँ पे कहा जाता है ला, चाइनीज भाषा में कहा जाता है ला। तो नाथुला, जेलेपला, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, नहीं मैं समझा देता कि यूपीएससी में भी इनमें से दर्रा में से क्वेश्चन आते हैं। या तो इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाता है, या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछा जाता है इनका। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तैयारी करना है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे आप ज़रूर नज़र डालेंगे। लघु हिमालय देखिए, मुख्य हिमालय के समानांतर दक्षिण में लघु हिमालय श्रेणियाँ फैली हुई है। जो मुख्य हिमालय उत्तर में, उसके नीचे कौन सी है, तो वो लघु हिमालय श्रेणियाँ है, और वो समांतर फैली हुई है, लंबवत नहीं है। चौड़ाई है उनकी 60 से 100 किलोमीटर तथा ऊंचाई है 1000 से 4500 मीटर है। इस भाग की संरचना में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। कहीं कहीं चट्टानें रूपांतरित होकर स्लेट, संगमरमर और क्वार्टजाइट में बदल गई। क्वार्टजाइट में अब ये चट्टानें अवसादी से कैसे बदली, जब फिक्स टेम्परेचर और दबाव के साथ होती है ना, तो ये क्वार्टजाइट, संगमरमर और इनमें बदल जाती है। ये फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, लघु हिमालय के मुख्य उच्च शिखर पीर पंजाल, नागटिपा, धौलाधार और मंसूरी श्रेणी है। ये श्रेणियाँ जाड़ों में हिम से ढकी रहती है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि पर्वतीय नगर लघु हिमालय में बसे हैं, जिनकी ऊंचाई 1500 से 2400 मीटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मसूरी का क्या है बताओ, आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर जो मसूरी है। शिमला पे जहाँ पे लोग हनीमून के लिए घूमने जाते हैं। नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब के सब बहुत अच्छे प्लेस हैं। इनको देखने अगर आप ज़िंदगी में कभी जाओगे तो याद रखोगे पूरी लाइफ टाइम तक। यूट्यूब पे भी देख लेना। दार्जिलिंग पे क्या होती है, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब शिवालिक हिमालय की बात करते हैं, तो देखिए ये श्रेणी पश्चिम में पोटवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर विस्तृत है। इनके और लघु हिमालय के बीच में कुछ लंबाकार घाटियां पाई जाती है। हिमालय के पश्चिम भाग में ऐसी घाटियों को दून तथा पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है। अब यहाँ पे छुपा क्या है वो देखिए, दून और द्वार में क्या अंतर है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पश्चिमी भाग में है उनको दून कहा जाता है, और पूर्वी भाग में है उन्हें द्वार कहा जाता है। बस आप ये याद रखना, जो सूरज है, जो सूर्य है, वो किस साइड में उगता है, तो वो उगता है पूर्वी दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। और जिस साइड उगता है वहाँ उस साइड में हमें द्वार है, वो द्वार अपने गेट की द्वार हो या घर की द्वार वो ओपन करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप याद रखना। और दून क्या होता है, दून एक तरीके से
गंदा शब्द है तो इसे पश्चिम में रखो, पीछे रखो। हरिद्वार है तो देखिए द्वार कितना अच्छा नाम है, तो ये पूर्व में है। देहरादून है तो ये भी दून है। ट्रांस हिमालय श्रेणी, अब यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इसे जल्दी जल्दी लेना पड़ रहा है। ट्रांस हिमालय श्रेणी है, ये हिमालय के पीछे स्थित है, जो मध्य में 222 किलो में, देखो एक बार आपको ना इसको इसको मैप के द्वारा बता देता हूँ। देखिए यह जो हिमालय, एक सेकंड यहाँ पे याद रखना आप, ये क्या है, जम्मू कश्मीर, तो इस प्रकार से ये हिमालय यहाँ पे है ये ट्रांस हिमालय श्रेणी। और इनमें आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इनका सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है पिछले वाले एग्जामों में, तो आपको ध्यान रखना है। हिमालय के दीर्घ मोड, अब देखिए दीर्घ मोड कौन कौन से हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में दीर्घ वलन अर्थात मोड है, जिन्हें उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी पूर्वी मोड कहते हैं। दक्षिण पश्चिम में सुलेमान व किरथर श्रेणी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम में सुलेमान व किरथर। अब ये सुलेमान कहाँ पे है, किरथर श्रेणी कहाँ पे है, ये सब की सब आप मैप में देखो, समझ में आएगा, तो यहाँ पे देखना आप। मैं थोड़ा सा ना आपको इशारा कर देता हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये हिमालय है तो इस साइड में है ये किरथर सुलेमान, जबकि ये पटकोई नागा ना, तो ये यहाँ पे है जो मणिपुर वाला क्षेत्र है, पूर्वी जो है ना सात बहनों के नाम से, वहाँ पे है ये पटकोई नागा, मणिपुरी, लुसाई, अराकान श्रेणी आदि है। अराकान श्रेणी से एक नदी का है वो निकलती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं आए तो पूछ लेना। अब देखिए यहाँ पे सिडनी बुराड है, जो एक भूगर्भ शास्त्री है। इन्होंने महान हिमालय को है वो 3-4 भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में देख लें आप। कुमायूं हिमालय उन्होंने जो बांटा है वो नदियों के आधार पर बांटा है, तो देखिए पीर पंजाल, छोटागली, नूरियोर, चोरगली, जामीर बनी, हाल, बुरचिल, गुलापार, जोजिला आदि इसमें प्रमुख दर्रे हैं। तो ये दर्रे भी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो बुरजिल दर्रा है, आप देख लेना। हल्के लेवल में पीर पंजाल दर्रा कौन से स्टेट में, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा होता है, पंजाब जो होता है, पंजाब तो इसकी यह नदियाँ, ये पहाड़ी चोटियाँ। जबकि कुमायूं को देखो, यह सतलज से काली नदी तक 320 किलोमीटर लंबा है। अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल जिले इसी में स्थित है। इसकी मुख्य चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, जाओनली, कामेत, गंगोत्री व नंदा देवी और शिवलिंग है। यह अधिकतर स्पेस्टिक चट्टानों से बना है और कहीं कहीं उत्तर में टीरियासिक युग की तथा दक्षिण में रूपांतरित श्रेष्ठ स्लेट और नीच शिलें मिलती है, तथा भागीरथी और यमुना नदियों के उद्गम है। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे आप नेपाल हिमालय, यह काली और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है तथा औसतन 6250 मीटर ऊंचा है। यह भाई काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा है, बस याद रखना, तो वो है नेपाल। इसका सीक्वेंस में बाद एक सेकंड बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट देखिए असम हिमालय, तो ये तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ। अब यहाँ पे वापस देखिए एक बार, सबसे पहले है पंजाब, ये है सिंधु से सतलज। दूसरा है सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। तो ये जो है ये 4 भागों में डिवाइड हो गया। अब हम देखते हैं इसकी हिमनद व नदियाँ, इनके बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कागड़ी कौन से हिमालय में है, वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो बहुत लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, बहुत टफ। अब यहाँ पे देखिए हिमालय की हिमनद व नदियाँ। हिमालय पर छोटे बड़े अनेक हिमनद पाए जाते हैं, जिनमें काराकोरम का हिमनद विश्व प्रसिद्ध है। ट्रिंकलर, डेनलो, डिटेरा आदि विद्वानों ने हिमनदों की ऊंचाई, आकार, प्रकारों, इतिहास पर प्रकाश डाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर छिब्बी के अनुसार आप पढ़ लो, हिमालय का उद्भव कैसे हुआ है। वो देखिए मैंने बताया था ना कि ये फिजिकल ज्योग्राफी का है, और फिजिकल ज्योग्राफी और ये रीजनल ज्योग्राफी जहाँ पे एक जगह हो जाती है ना, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं, चाहे कंपटीशन में कहीं से भी उठा लो आप। हिमालय का उद्भव, हिमालय के उद्भव एवं विकास की एक अभूतपूर्व गाथा है, जो 33 सागर के पेंदे में अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड से प्राप्त तलछटों के जमाव से प्रारंभ होकर आंतरिक पर्वत निर्माणकारी हलचलों द्वारा नवीनतम मोड़दार श्रेणियों के रूप में इनका समुद्र के गर्भ में जन्म हुआ, तथा प्रथम उत्थान क्रिटेशियस युग में 11 करोड़ वर्ष पूर्व, द्वितीय उत्थान अनामायुषीन युग में 6 करोड़ वर्ष पूर्व, तृतीय उत्थान मायुषीन युग में 2.5 करोड़ वर्ष। ये इसका पूरा सिस्टम है हिमालय का उद्भव। देखिए यहाँ पे अगर फिजिकल ज्योग्राफी से हम बात करें ना, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपके ऊपर से अगर पढ़ा है तो कभी तो ये समझ में नहीं आएगा।
नेक्स्ट देखिए, ये प्लायोसीन युग वाला आप खुद पढ़ लेना कि किस किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई थी। उत्तर के मैदान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप बताइए कितने % भाग पर फैला हुआ है ये। तो ये 43% भाग पे फैला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, भारत का उत्तरी मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा भाग लाई गई मिट्टी से बना है। ये मिट्टी बहुत बारीक पंख जैसी है, इसे जलोढ़ कहते हैं, इसीलिए इस समतल भूमि को जलोढ़ कहते हैं। इस विस्तृत मैदानी भाग का निर्माण सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निक्षेपित जलाढ़ों से हुआ है, इसीलिए इसे सतलज गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान की पश्चिम से पूर्व तक चौड़ाई लंबाई 3200 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर है। यह दोनों सिरों पर चौड़ा हो जा गया ये दोनों सिरों पर चौड़ा हो गया। इस सिरे पर इसमें आर्द्र बंगाल, दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा ना वर्क का जो है ना बोझ बनाना, उसकी वजह से ना मज़ा नहीं आ रहा बनाने में। पूर्वी सिरे पर इसमें आर्द्र बंगाल बेसिन तथा पश्चिमी सिरे पर शुष्क राजस्थान मरुस्थल सम्मिलित है। इस मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग 7% है। कौन से का? उत्तर का सबसे बड़ा मैदान है इसका। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और तीसरे क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन लिखा है भारत विविधताओं की भूमि है और विविधता में एकता है। यह क्वेश्चन हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसको आंसर को कैसे लिखना है अगर आ जाए तो देखिए, जो भारत है वो बहुत विषमताओं का देश है। अभी कैसे है तो देखिए, जो विश्व का क्षेत्रफल है 2.4% है भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का। इसके अलावा इसकी जनसंख्या की आंकड़ी है वो 16%। चीन को छोड़कर ये विश्व का सबसे घना बसा देश है, जिसका जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कहीं पे जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो इस प्रकार की विविधताओं से ये क्वेश्चन लिखनी है। इसके अलावा हम कल्चर को ले सकते हैं, पॉलिटिकल को भी हम ले सकते हैं कि कहीं पे कानून है वो अलग अलग है। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है जलवायु संबंधी विषमता, तो इसके बारे में बता देता हूँ कि जो मेसिनराम जो है मेघालय में है तो वहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, जबकि राजस्थान में सबसे कम बरसात होती है। यहाँ पे आंकड़े भी दिए हुए हैं कि 1392 सेमी है वो मेसिनराम गांव में होती है, जबकि राजस्थान में 12 सेमी से भी कम वर्षा होती है। ये क्या है? ये विषमताएं हैं दोस्तों। तो आपको उन विषमताओं का अध्ययन भी करते रहना है। अब हम आगे चलते हैं। अलग अलग हिंदुओं के अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जैसे पारसी, ईसाई, हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, यहूदी, बौद्ध आदि अनेक जनजातियां भी है इसके साथ ही साथ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखना है। और ये क्वेश्चन है, ये मैंने 5 साल के जो क्वेश्चन देखे थे उन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के चांसेज कम है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा। बाकी नॉलेज की दृष्टि से आप पढ़ सकते हैं। मैं चला देता हूँ इसको, स्क्रॉल आप पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। और कुछ दोस्तों के पास है वो सीरीज भी नहीं थी, तो उन्होंने बोला था ये PDF। अभी देखो PDF ना ये इलीगल हो जाता है, इसीलिए मैं दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दे दूंगा तो मार्केट से कौन खरीदेगा। आप इसीलिए इसे पॉज कर करके पढ़ ले हुए। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि परीक्षा है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं। जो ये 4th वाला क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम सीधे चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। अफवाह तंत्र में देखिए क्या होता है। अफवाह तंत्र में देखो, हिमालय की अफवाह तंत्र की नदियाँ पड़ती हैं, जिनमें पढ़ते हैं हम सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और यमुना। अब सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? अफवाह तंत्र है वो 2 प्रकार से डिवाइड हुआ है भारत का। एक तो प्रायद्वीप है जो दक्षिण भारत में है, और एक है हिमालय का, वो आप देख सकते हैं। मैं देखो मैप में ना इसको पूरा एक ही बार बता देता हूँ कि मैप के आधार पर आप किस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें मैप बनाएंगे आप तो उतनी आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेज है। ज्योग्राफी में मैप के ही नंबर मिलते हैं। तो देखिए मैं बताऊँ, एक छोटा सा मैप बनाता हूँ इंडिया का। ये हमारा है प्यारा भारत, जस्ट समझना है, पैमाने की दृष्टि से नहीं। इधर है हिमालय चापकार में, इधर से नदियाँ निकलती है जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ये है हिमालय अफवाह तंत्र नदियाँ। जबकि जो यहाँ से निकलती है ऐसे है ना, तटीय है ना, जैसे पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, तो यहाँ से भी नदियाँ निकलती है ऐसे। और बीच बीच में जो है वो यहाँ पे बहुत सारी है। जैसे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे है तमिलनाडु में 3-4 पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ 4 पहाड़ियाँ एक जगह मिलती है। अफवाह तंत्र का यही सिस्टम है। जितनी भी नदियाँ हैं वो आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे भाई, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र वाला और प्रायद्वीपीय वाला।
हमें चलना है सीधे ही 6 क्वेश्चन पे, तो चलते हैं। चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो। ये आ गए हम 6 क्वेश्चन पे। तो जलवायु का क्वेश्चन है वो इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसी पे हम चर्चा करते हैं। भारत में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किंतु फिर भी यहाँ मानसूनी जलवायु की विशिष्टता है, विवेचना कीजिए। अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि जलवायु किन किन तत्वों पे डिपेंड करती है, क्या है क्या जलवायु, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ कि जो जलवायु है, जलवायु के पिलर क्या है, उसके आधार क्या है। तो देखिए सबसे पहले जलवायु होती क्या है, व्हाट इज जलवायु। तो जल और वायु ये दो से बनी है। अब जल में, जल कहाँ से आता है, वर्षा से। वायु कैसे होती है, उच्च दाब और निम्न वायु दाब से। तो इन सब के जो कारक है वो हम देखते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है भूमध्य रेखा से दूरी। अब भूमध्य रेखा से दूरी, जैसे जैसे दूर जाएंगे भूमध्य रेखा से, तो वहाँ पे वर्षा कम होगी और बारिश कम होगी, तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी कम होंगे। और जलवायु किस प्रकार की रहेगी, जैसे जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पे 23 डिग्री तक तो यहाँ पे रहेगी वो उष्णकटिबंधीय रहेगी। उसके ऊपर शीतोष्ण और उसके ऊपर शीत। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे तापमान भी कम होता है और सर्दी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हिम जम जाती है ऊपर ऊपर। और ऐसा क्यों होता है, इनकी सब के पीछे कारण छुपा होता है। एक है समुद्र से दूरी। तो जितनी समुद्र से दूरी जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगी, एक तो बरसात है वो कम होगी, इसके अलावा वहाँ पे नमी की मात्रा भी कम होगी। सबका सब सिस्टम हो वो तापमान पे डिपेंड करता है, जलवायु पे डिपेंड करता है। समुद्री धाराएं, अब यहाँ पे देखिए समुद्री धाराएं वो विश्व की ज्योग्राफी में हम समुद्री धाराएं पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, तो उनकी भी होती है। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे समुद्री धाराएं बहुत सारी होती है। चिनको है, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ सकते हैं, प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ सकते हैं। तो बहुत कंटेंट बहुत बड़ा हो जाता है यार। मिट्टी की बनावट, अब मिट्टी की बनावट में क्या होता है, जैसे काली मिट्टी होती है तो वहाँ पे जो बारिश का पानी होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक एकत्रित हो सकता है, तो वहाँ पे नमी बनी रहेगी। पर्वतों की स्थिति एवं दिशा, यहाँ पे आपको समझना है अरावली पर्वतमाला की स्थिति अगर राजस्थान के लंबवत होती तो बहुत बरसात होती है, जबकि ये मानसून के समानांतर है। ये भी आपको समझना है। वायु की दिशा, जिस तरफ वायु की दिशा होती है उसका भी मानसून पे डिपेंड होता है। कर्क रेखा की भी होती है स्थिति। भारतीय मानसून जलवायु की विशेषताएं क्या क्या, तो देखिए अत्यधिक वर्षा ग्रीष्म में मानसूनों द्वारा, जो हमारे भारत में जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, जून जुलाई के लगभग। तो ये यहाँ पे क्या इसकी विशेषता है। सेकंड है मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता। अब यहाँ पे आपको समझना है अनिश्चितता से तात्पर्य, कभी हमारे यहाँ पे जैसे केरल में जो वो बरसात आती है वो 5 जून के लगभग आती है, जबकि राजस्थान में कभी 25 जून को आ जाती है, कभी जून से पहले भी आ जाती है। 5 जून को जब केरल में होने वाली होती है तब राजस्थान में आ जाती है, कभी बहुत लेट आती है। यह अनिश्चितता है जलवायु की। वर्षा का असमान वितरण, तो इसका हमने सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो वहाँ पे भी देखा था। कहाँ पे, भारत में विषमताएँ है। तो असम का जो मेघालय वाला भाग है, असम का नहीं, मेघालय का जो मासिन राम है, वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1392 सेमी होती है। राजस्थान में 13 सेमी भी नहीं होती। तो ये असमान वितरण है। और है क्या, वर्षा में एक रूपता का अभाव। वर्षा ना एक रूप में नहीं होती, कभी होती है मानसूनी होती है, कभी माहौट के द्वारा होती है, कभी जेट स्ट्रीम जो जेट पवनी होती है उनके द्वारा होती है, ये भी है। चक्रवातों द्वारा वर्षा बहुत कम होती है। प्रतिकूल अवरोध का अभाव, जैसे मानसून के जो बादल आते हैं ना, तो उनका कोई अवरोध नहीं है। भारत की जलवायु गर्म है। भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। जो पूरा डिपेंडेड है वो ओनली और ओनली है वो मानसून पे ही डिपेंडेड है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मानसूनी जलवायु का महत्व या प्रभाव। कृषि एवं मानसून, देखिए अब क्या क्या महत्व है, क्या क्या प्रभाव है मानसून से जलवायु से। कृषि एवं मानसून पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर मानसून अच्छा रहा तो कृषि भी अच्छी रहेगी। उद्योग एवं मानसून, तो उद्योगों में क्या होता है, पानी की ज़रूरत होती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार तथा मानसून, अगर व्यापार के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तैयार माल चाहिए, तो उसके लिए क्या, कहाँ से मिलता है कच्चा माल तैयार माल, वो कृषि से मिलता है।
रोजगार का प्रमुख आधार आज भी इंडिया की 65% जनसंख्या के लगभग कृषि पे डिपेंडेड है। परिवहन एवं संचार के साधन और मानसून। अब यहाँ पे देखिए संचार के माध्यम, अगर मानसून की जो भविष्यवाणी करनी है तो उसमें संचार का बहुत योगदान है। जल विद्युत उत्पादन में तो देखिए यहाँ पे बड़े बड़े टर्बानायर लगा के जलप्रपातों पे नदियों को बांध बना के पानी भी बनाया जा सकता है, वो भी डिपेंड करता है जलवायु पे। प्राकृतिक वनस्पति और मानसून। अब मानसून है वो, मानसून एक तरीके से वर्षांत को कहते हैं। तो वनस्पति अच्छी होगी तो वर्षांत अच्छी होगी। राष्ट्रीय आय और मानसून। तो राष्ट्रीय आय और मानसून से तात्पर्य, अगर मानसून अच्छा होगा तो देश की इनकम ज़्यादा होगी, कृषि अच्छी पैदा होगी। सभी के सभी है वो डिपेंडेड है ऑन मानसून पे। जनसंख्या के घनत्व पर मानसून का प्रभाव भी है। जहाँ पे वर्षा अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे यूपी है, बिहार है। जन स्वास्थ्य और कार्यकुशलता, यह भी फर्क पड़ता है कि कहाँ के लोग ज़्यादा कुशल है, किनके पास ज़्यादा टेक्निकल है और वहाँ का स्वास्थ्य लोगों का है। जैसे जन्म दर में हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना मृत्यु दर के आंकड़े होता है ना, कि जिसे हम बोलते हैं प्रत्याक्षा दर, तो वो प्रत्याक्षा दर है वो भी डिपेंड करती है कि एवरेज कितनी आयु की एज में लोगों की डेथ हो रही है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल की जलवायु में अंतर के कारण देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हेडिंग ना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने देखे थे, मेंस में आने वाले हैं ये। राजस्थान और पश्चिम बंगाल की जलवायु में अंतर के क्या कारण है? तो देखिए दोनों राज्य समान अक्षांशों पर स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय राज्य है, फिर भी इनकी जलवायु में अंतर निम्नलिखित कारणों से है। अब मैं देखो यहाँ पे आज मैप का यूज करूँगा, मैप भी कच्चा मैप बनाऊंगा, पक्का नहीं। देखिए मान लो यह मैप है, एक सेकंड, इस प्रकार का, एक सेकंड, ये मैप है, देखो ये अपना इंडिया एक तरीके से मानना है। यहाँ पे है राजस्थान और यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। ये जो है ये कर्क रेखा के समान है, कर्क रेखा के पास में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जो अक्षांश है ना, दोनों एक अक्षांश पर होते हुए भी इनमें जलवायु में अंतर है, इनके क्या कारण है? तो यह आपको समझना है कि इनकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे भौगोलिक स्थिति एवं कर्क रेखा। तो ये भौगोलिक स्थिति एवं कर्क रेखा है वो लगभग समान ही है। समुद्र से दूरी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समुद्र से दूरी का क्या मतलब है। जैसे राजस्थान समुद्र से बहुत दूर है, जबकि पश्चिम बंगाल है वो उसके पास ही में है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए समुद्र तल से ऊंचाई, यह भी फर्क पड़ता है कि जो समुद्र का तल है वहाँ से सबसे नज़दीक में क्या है, वो है पश्चिम बंगाल है, तो वो भी फर्क पड़ता है। तीसरा है धरातल की बनावट, तो धरातल की बनावट में भी फर्क पड़ता है कि राजस्थान है जो पश्चिमी रेगिस्तानी है। हवाओं का रुख, स्थानीय कारक, प्राकृतिक वनस्पति विस्तार, राजस्थान में है वो प्राकृतिक वनस्पति की कमी है, जबकि वहाँ पे मैंग्रोवन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़े, बहुत अच्छा लगेगा। प्राकृतिक अवरोध की स्थिति, जैसे पश्चिम बंगाल में क्या है, वहाँ पे प्राकृतिक अवरोध, जैसे वहाँ पे अराकान योमा वो पर्वत पड़ती है ना, पर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तो वहाँ पे बरसात बहुत अच्छी होती है, जिनमें गारो खासो जयंतिया पहाड़ियाँ भी है। चक्रवातों का प्रभाव ज़्यादा कहाँ पे पड़ेगा, तो वो पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ये इनमें क्या है, जलवायु में अंतर के कारण है, वो भी एक अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी, शीतोष्ण कटिबंध में होते हुए भी। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय मानसून पर्यवेक्षण विभाग ने मानसूनी हवाओं के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। जो पूरा एक साल होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है और उन्हीं के आधार पर बरसात से यहाँ पे कनेक्शन बिठाना है। उत्तरी पूर्वी मानसून का समय क्या है, शीत ऋतु क्या होती है, दिसंबर से मार्च तक होती है, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। शुष्क ऋतु है वो 15 मार्च से 15 जून तक होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय, साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो आर्द्र ग्रीष्म ऋतु में 15 से 25 सितंबर तक, शरद ऋतु में 15 सितंबर से 25 दिसंबर तक होने वाली है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून को देखो कितने भागों में बांटा गया, ये कब आता है,
उत्तरी पूर्वी मानसून से देखिए, थोड़ा मैप का यूज करते हैं ना वापस, यह जो मैप है, उत्तरी पूर्वी का मानसून का मतलब है ये वाला मानसून जो शीत ऋतु में आता है, किसके द्वारा, मावट के द्वारा। इधर आके काराकोरम जो है ना, ट्रांस हिमालय काराकोरम लद्दाख जाकर, एक मेरे शब्दों को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों को, मुझे पता है, पूछा भी जा रहा है कि सर क्या बोल रहे हो। तो इसके पीछे रीज़न है कि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, तभी आपकी ये समझ में नहीं आता। बाकी मैं चीज़ें डेप्थ में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो ये है ना, हिमालय की जो पहाड़ियाँ वहाँ से टकरा के आती है और वहाँ पे उच्च वायुदाब बनता है, और महासागर की तरफ निम्न वायुदाब बनता है, तो इसीलिए वहाँ से आती है और वहाँ से बरसात होती है सर्दी में। शीत ऋतु उत्तर भारत में सामान्यतः मध्य नवंबर से शुरू होती है तथा जनवरी व फरवरी शीत ऋतु के सबसे ठंडे महीने होते हैं। जनवरी व फरवरी में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे सूर्य ताप की न्यूनता रहती है। यही तो होता है कि क्या था, उत्तरी गोलार्ध में जब जाता है सूर्य, तो वहाँ पे क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम होता है। यही सिस्टम होता है जब दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, तो वहाँ पे किरणें तिरछी पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है फरवरी में, वापस गर्मी स्टार्ट हो जाती है। लगभग हम बात करते हैं मकर संक्रांति के समय, ये है, ये मकर रेखा पे होता है, तो उसके बाद से ये आने शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट देखिए तापमान। उत्तरी भारत के अधिकांश भाग में मध्य दैनिक तापमान 21 सेंटीग्रेड से नीचे रहता है, रात के समय तापमान कम होता है। अब उत्तरी भारत में होता है क्या, मध्य दैनिक तापमान, ये कब की बात है, तो ये बात है जनवरी और फरवरी में। तापमान बहुत कम रहता है, बहुत सर्दी रहती है, कहीं पे यही लिखा हुआ है कि 21 सेंटीग्रेड से भी कम होता है। और जो तापमान है, जैसे गेहूँ की फसल को चाहिए 20 से 27-28 डिग्री तापमान, तो वही तापमान रहता है 29 डिग्री के लगभग रहता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैस्पियन सागर व तुर्किस्तान क्षेत्र की शीतल हवाएं फरवरी महीने में भारत में प्रवेश करती है, जिससे उत्तरी भारत में तापमान में गिरावट आती है, रात को अधिक ठंड पड़ती है और कोहरा भी छाया पड़ता है। और उसी टाइम पंजाब हरियाणा में क्या होता है, पाला पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है वायुदाब। इस समय भारत के उपमहाद्वीप पर उच्च वायुदाब का केंद्र 765 मिलीमीटर के पेशावर के आसपास बना रहता है। दक्षिण के पठार पर वायुदाब उतना अधिक नहीं होता, लेकिन मैदानी भाग में एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए चक्रवात एवं वर्षा। शीत ऋतु में शुष्क पड़ती चक्रवातीय दशाओं के कारण अधिकांश भागों में मेघाच्छादन की मात्रा बहुत कम रहती है, जिसके कारण शीतकालीन वर्षा की मात्रा भी कम होती है। इस समय देश के उत्तरी भाग में चक्रवातीय वर्षा और अन्य भागों में सवाहनीय वर्षा होती है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों तथा कोरोमंडल के समुद्र तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। छोटा नागपुर व उसके आसपास के क्षेत्रों में 5 से 10 सेमी वर्षा होती है, जबकि उत्तरी विशाल मैदान में 1 से 5 सेमी के बीच वर्षा होती है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो सिस्टम है ना, ये पर्वतों से भी जुड़ा हुआ सिस्टम है, क्योंकि पर्वत पहाड़ियाँ हैं वो जब मानसून को रोकती है। तो छोटा नागपुर पे क्या है, एक पहाड़ है, तो वहाँ पे वर्षा अच्छी होती है, जबकि ये जो उत्तरी वाले हैं ना, वहाँ पे उस टाइम में कम होती है लेकिन अच्छी होती है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तो ये देखिए, ये अपने माइंड में सेट कीजिए। जुलाई वाला है, जैसे ही महीने मार्च से स्टार्ट हो जाता है, एग्जाम खत्म होते ही जो ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियाँ होती है, उसी समय ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है। तो उस टाइम तापमान को देख के क्या होता है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये तो रहता है राजस्थान नहीं, दक्षिण में गुजरात के लगभग, जबकि राजस्थान में और भी ज़्यादा होता है, 50 तक पहुंच जाता है। जैसे अभी बात बताऊं, करंट में आया था कि चूरू का सबसे सर्वाधिक तापमान रहा था ऑल इंडिया में, वो इम्पोर्टेंट है, जैसलमेर में नहीं होता। गंगानगर के पास 50 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। तापमान का 24 सेंटीग्रेड से 1961 की मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिलांग का तापमान 21 सेंटीग्रेड रहता है। इन दोनों स्थानों पर जुलाई वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है। आरंभिक वर्षों से पश्चिमी तटीय प्रदेश, कर्नाटक का पठार, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में तापमान कम हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए वायुदाब। शुष्क ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने के साथ साथ वायुदाब में भी कमी होने लगती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे निम्न वायुदाब का केंद्र सूर्य के साथ
साथ पश्चिम उत्तर भाग में मरुस्थल होने के कारण खिसकता जाता है। मरुस्थल के अतिरिक्त इस समय नागपुर के समीप पठारी क्षेत्रों में भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। मार्च से मई तक वायु की दिशा एवं मार्ग में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। इस समय तक शीतकालीन मानसून हवाओं की दिशाएं परिवर्तित होती रहती है। देखो ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक लग रहा है जलवायु वाला, तो इसको ना ख़त्म करते हैं हम एक बार से। यहाँ पे ख़त्म करने से तात्पर्य क्वेश्चन को ख़त्म नहीं करेंगे, केवल इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हवाओं की गति क्या है, तो वो है 100 से 125 किलोमीटर, और स्थानीय हवाओं को लू कहा जाता है। आप कुछ कुछ शब्दों को कैच कीजिए। और वर्षा है तो वो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा अच्छी होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के लास्ट तक होती है। तो अब आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून अथवा ग्रीष्मकालीन मानसून। मार्च ख़त्म हो चुकी है, अब स्टार्ट होने वाला है। देखिए क्या होता है। इसको दो भागों में बांटा गया जलवायु विभिन्न तत्वों की क्रियाशीलता के अनुसार, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। तो आर्द्र ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, देखिए यहाँ पे पढ़िए वापस। इस ऋतु में दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ मौसम पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। यह मानसून समस्त भारत में मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा करने में प्रभावकारी होता है। 1 जून को है वो केरल में आता है, जबकि मध्य जून और सितंबर तक आते आते ये इंडिया में सब जगह पहुंच जाता है। तापमान क्या होता है, तो देखिए तापमान होता है वो 30 से 32 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और 38 डिग्री तक पहुंच जाता है। वायुदाब है, तो वायुदाब क्या है, वायुदाब कम होगा तभी वर्षा आएगी। इसके अलावा क्या लिखा हो देखिए, भारत में कुल वर्षा का 85% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय तथा बंगाल की खाड़ी की शाखाओं से प्राप्त होता है। यह दोनों शाखाएं अपने अपने तरीकों से देश में वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। परसेंटेज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागरीय मानसून शाखा। यह शाखा देश के पश्चिम तटों, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा करवाती है। अंत में पंजाब के मैदान एवं निकटस्थ हिमालय के पास बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा में मिल जाती है। अरब सागर की वाला जो है ना, गुजरात की तरफ से जो मानसून बढ़ता है वो राजस्थान में आता है, और राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला उसके समानांतर जाता हुआ पंजाब, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में जाके टकराता है, जहाँ से ये नदियाँ निकलती है ना, जैसे सतलज है, रावी है, व्यास है, वहाँ पे गोविंद सागर तालाब भी है। तो वहाँ पे वो अरब सागरीय मानसून की करामात है या देन है। बंगाल की खाड़ी में बताऊँ ना, बंगाल की खाड़ी में जो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून थे, वो देखिए भारत में होने वाली अधिकांश मात्रा बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद मानसून हवाएं सबसे पहले गारो खासो जयंतिया से टकराती है। इन पहाड़ियों में समुद्र अभिमुख ढाल की ओर स्थित चेरापूंजी में संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वो पहाड़ियाँ 3 इस प्रकार से बनाई गई है, उनमें बादल जाने के बाद वापस नहीं निकलते, और यहाँ 1080 सेमी तक होती है। गारो खासो और जयंतिया की पहाड़ियों की रचना कीपाकार है। देखिए कीपाकार क्या मतलब क्या होता है, देखिए बताओ। गारो खासो जयंतियाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक बार इधर ऐसे एंटर हो गया मानसून तो वापस नहीं निकल पाएगा, और यहीं पे बरसात होगी और यहाँ से नदियाँ निकलेगी। ये सिस्टम है यहाँ पे। शरद ऋतु देखिए, तो मध्य सितंबर से दिसंबर तक का समय मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत से लौटना शुरू कर देता है और उत्तरी पूर्वी हवाएं अपना स्थान लेने लगती है। अक्टूबर में सूर्य के दक्षिणायन हो जाने के कारण तापमान में गिरावट आने के साथ मौसम की अन्य सभी दशाएं धीरे धीरे बदलने लगती है। द कोल्ड सीजन में यही होता है। क्या होता है, ये सब का सब सिस्टम है, ये उष्ण कटिबंध में सूर्य चलता है ना, उसी के आधार पर चलता है। ये आप पढ़ लेना। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से क्या होता है कि जितनी दूर होता है ना, वहाँ पे सूर्य की जो किरणें वो लंबवत पड़ती है, तिरछी पड़ती है, लंबवत नहीं तिरछी। अतः जो स्थान भूमध्य रेखा से जितनी दूर होंगे उनकी जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी होगी। भारत से ज़्यादा ठंडा चीन है। बेंगलोर नगर नागपुर से ज़्यादा उष्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेंगलोर नागपुर कौन सा ज़्यादा उष्ण है, इनका क्रम का सीक्वेंस पूछा जाता है बड़े लेवल में, और बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ ईजी है। समुद्र तल से ऊंचाई पे क्या होता है कि जो होता यह है कि वहाँ पे
ठंड बढ़ जाती है। अब उसके पीछे भी कारण है, जो हवा के में जो है, हवा में जो धूल के कण है, रेत है, वो क्या करते हैं, वो तापमान को है जो उष्मा है उसको अवशोषित करके क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं। जबकि जो ऊपर है ना, ऊपर जाते हैं ना हम जैसे जैसे ऊंचाई पे, वहाँ पे डस्ट नहीं होती तो वहाँ पे तापमान का अवशोषण नहीं करते, इसलिए वो स्थान ठंडे होते हैं। जैसे देखिए शिमला, मसूरी, नैनीताल इसी वजह से गर्मियों के दिनों में भी ठंडे रहते हैं। समुद्र तट से दूरी जितनी दूर होगा वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, बरसात कम होगी। समुद्री धाराएं वाला है तो ये देखिए, ये क्यूरोशिवी प्रभाव से जापान का पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा उष्ण रहता है। तो यह तट है, यह फिजिकल ज्योग्राफी है वर्ल्ड की, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। भूमि का स्वभाव भी इसमें डिपेंड करता है। जैसे पथरीली भूमि, रेतीली भूमि है तो वहाँ पे क्या होता है, जल की जो बरसात की होती है वहाँ पे फटाफट सूखना या नहीं सूखना लंबे टाइम तक, तो वो भूमि का स्वभाव माना जाता है। भूमि का ढलान, और भूमि का ढलान जिस तरफ होगा वहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होगी, और उसी वहीं से जो हवा है उसका भी रूप का पता चल सकता है। उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश, मध्यम वर्ष का प्रदेश, अधिक एवं मध्यम वर्ष के मध्य के प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय भारत, अत्यधिक वर्षा का प्रदेश। ये सब आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टाइम की कमी की वजह से, और अभी जो चल रहा है आपको पता है बहुत है ना, कि पूछो मत इतना टाइम है, इसीलिए यह वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो है वो कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी, 6 तारीख को 7 या 8 बजे। थैंक यू सो मच। आप समझेंगे एक बार ये तो आप पढ़ लेना। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर पे। 6 नंबर पे कर लिया हमने, तो 7 नंबर पे करेंगे, 7 पे भी नहीं करेंगे। जो मिट्टियों वाला, ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो एक ही क्वेश्चन करना है आपकी बार, इसीलिए अब मैं आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन पक्का आएंगे 100% में से, और उनको बहुत अच्छी तरीके से करवाने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा।